हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 30 अगस्त और आज हम 30 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन देखते हैं, ताकि आपकी तैयारी में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी साथ में कवर होता रहे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का दोस्तों, आज की प्रमुख खबरों के साथ। प्रमुख खबरें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, फिर हम उनका अच्छे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों ने 28 अगस्त 2024 को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत की घोषणा की। आप जानते हैं दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये चलने वाले हैं। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रो, इमेनुअल मैक्रो, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। दोस्तों समझते हैं पूरा पैरा ओलंपिक क्या है, हमारे भारतीय दल के कितने सदस्य शामिल होंगे, खिलाड़ी शामिल होंगे, कौन कौन से खिलाड़ियों पर हमारी नजरें रहेगी जो हमें मेडल जिता सकती है, सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले बिंदु की। आईसीजी का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, क्या नाम है दोस्तों इसका, समुद्र प्रताप, गोवा में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। ये हमारा स्वदेशी निर्मित पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो हमारे लिए स्वदेशी निर्मित पहला है ये, मतलब हम आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पर भी तत्पर है, इस क्षेत्र में भी समझेंगे इस बिंदु को भी, क्या काम है इसका और किस प्रकार कार्य करेगा। ठीक है, फिर अगला बिंदु दोस्तों यहाँ पर रिलायंस एजीएम 2024, मुकेश अंबानी ने जियो ब्रेन एआई सूट का अनावरण किया। किसने किया दोस्तों, मुकेश अंबानी ने। किसका, जियो ब्रेन। जियो ब्रेन क्या करेगा दोस्तों, तो ये एआई लेस रहेगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रहेगा और व्यापार और व्यवसाय में बहुत सारी एप्लीकेशन और जिनका प्रयोग होता है टेक्नोलॉजी का, उसमें क्या करेगा, मदद देगा। ठीक है, समझेंगे पूरी कहानी यहाँ पर इसकी भी। फिर बात करते हैं दोस्तों, नियुक्ति हुई है किसकी, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ चुने गए। ये है सतीश कुमार जी और इन्हें रेलवे बोर्ड के क्या अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नागरिकता अधिनियम के तहत 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई, जिसका नाम है दोस्तों जोसेफ फ्रांसिस परेरा, इनको क्या है, भारतीय नागरिकता प्रदान की है। तो सीएए के थ्रू पहला ऐसा पाकिस्तानी व्यक्ति रहेगा जिसको क्या है यहाँ पर नागरिकता मिली है। किसने दी है, गोवा ने दी है। पूरा नागरिकता अधिनियम पढ़ेंगे, क्या था, कब आया, क्या क्या इसके आयाम थे, सारे बिंदु अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात का जलावतरण किया गया उनके द्वारा। ठीक है, देखो दोस्तों, ये है आईएनएस अरिघात जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पहली आप जानते हो आईएनएस अरिहंत है, स्वदेशी निर्मित पहली कौन सी है, केवल पनडुब्बी की मैं बात करूं तो वो है शल्की, आईएनएस शल्की। किसने लॉन्च करी थी, कब लॉन्च करी थी, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, कार्य क्या है, सारे बिंदु इसके भी यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। फिर बात करते हैं, ईरान ने फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। यहाँ पर ईरान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला प्रवक्ता को क्या है, यहाँ पर सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये है फतेह में मोहजेरानी और इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। समझेंगे इनकी भी बात अच्छे से। संन्यास के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड के डेविड मलान, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, जो 2020 में T20 रैंक में पहले खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड मलान ने संन्यास ले लिया है। अगला है दोस्तों यहाँ पर फान शान 29 अगस्त को जापान के दक्षिण पश्चिमी मुख्य द्वीप में क्यूशू में पहुंचा। क्यूशू दोस्तों जापान का एक द्वीप है। जापान वैसे तो 40-45 द्वीपों में विभाजित है, छोटे छोटे वहां पर द्वीप है, लेकिन 4 प्रमुख द्वीप है, उनमें एक द्वीप है दोस्तों क्यूशू। क्यूशू पर जो है यह तूफान जिसका नाम है फान शानशा, इसने 29 अगस्त के दिन दस्तक दे दी है। पूरी कहानी समझेंगे, जापान के बारे में भी समझेंगे, जापान की स्थिति के बारे में समझेंगे और इस तूफान के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, फिर हम रिवीजन करेंगे हमारे कल के क्वेश्चंस का जो हमने देखे थे, क्योंकि हमारी इस सीरीज में हम दोस्तों जो कल हमने जितने भी करंट अफेयर्स देखे थे उन सबका साथ में क्या लेते हैं, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में टेस्ट लेते हैं, तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो, पहली बात तो ये याद रखना कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों इमेनुअल मैक्रो।
इन्होंने 28 अगस्त 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर पहली बात समझना कब से शुरू हुआ है। शुरुआत देखो दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत क्या है, यहाँ पर डेट आप यहाँ पर शुरुआत की भी याद रखना, 28 अगस्त से लेके कब तक चलेगा, ये 8 सितंबर तक। ठीक है, ये कहानी आप पहले समझ लीजिए। फिर थोड़ा सा समझते दोस्तों पैरा ओलंपिक खेल है क्या। पैरा ओलंपिक खेलों को पहले जानते हैं, फिर बात करते हैं इनके इतिहास की, और इतिहास के साथ साथ वर्तमान में अब की कौन कौन से खिलाड़ी है, क्या क्या है, कितने यहाँ पर प्रतियोगिता रहेगी, सारी बात हम यहाँ पर देखते हैं। चलो दोस्तों, आप जानते हो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध आपने सबने नाम सुना होगा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वहां पर जितने भी लोगों ने भाग लिया था, जितने भी सिपाहियों ने भाग लिया था, किसी के हाथ नहीं रहे, किसी के पांव नहीं रहे, बहुत सारे लोग जो है उसमें घायल हुए, अपने अंग उन्होंने उसमें उस युद्ध में खोए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ऐसे लोगों को नई होप देने के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है दोस्तों गुटमैन। ठीक है, ये गुटमैन से ही याद रखना, लुथविल गुटमैन नाम था इनका। और दोस्तों इन्होंने, ये क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो घायल व्यक्ति थे उनका क्या किया, ट्रीटमेंट किया। और वहां से इनके मन में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना इन लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए, ताकि इनको भी जीने की एक राह मिले, अपने जीने में इनका जो जीवन है ये अपने जीवन में भी बेहतर तरीके से अपनी गतिविधियों को संचालित कर पाए। तो यहाँ पर ये व्यक्ति थे दोस्तों जर्मनी के, लेकिन ये सेवा दे रहे थे कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक है, और फिर इंग्लैंड में ही इन्होंने व्हील चेयर नाम से जो है खिलाड़ियों को जो है क्या है, जो व्हील चेयर वाले खिलाड़ी है इनके लिए प्रतियोगिता प्रारंभ की। धीरे 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 पहले जो है इसका नाम है स्टोक मेंडविल। याद रखना दोस्तों, प्रारंभिक रूप में पैरा ओलंपिक खेलों का नाम क्या था, स्टोक मेंडविल। तो यहाँ पर लुथविल गुटमैन जो है, क्या नाम दोस्तों, लुथविल गुटमैन जो है, इन्होंने क्या किया, प्रारंभिक रूप से स्टोक मेंडविल नाम से इन खेलों का आयोजन किया। धीरे 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 इन खेलों में वर्चस्व बढ़ा। और दोस्तों 1960 के आपको पता होगा रोम ओलंपिक तक आते आते जो है यहाँ पर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पर याद रखना, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया गया दोस्तों, यहां से 1960 से शुरू हुआ। इसी प्रकार आप जानते हो दोस्तों शीतकालीन पैरा ओलंपिक, तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक की भी आप डेट याद रखना। शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से हुआ, 1976 से। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम में आपसे इस प्रकार से पूछेगा। लेकिन बात करते हैं दोस्तों हमारे पेरिस पैरा ओलंपिक की। ठीक है, चलो पेरिस पैरा ओलंपिक जो है दोस्तों ये चलेगा कब से कब तक, 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। अब कहानी समझते हैं यहाँ पर इसकी। दोस्तों सबसे पहले याद रखना इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर याद रख लीजिए। शुभंकर में आएगा आपका क्या, फ्रीज जो है इसका शुभंकर है। और फ्रीज का तात्पर्य यह है दोस्तों क्रांति व स्वतंत्रता के लिए क्या करना, प्रतिनिधित्व करना अपना, और इस बात को दर्शाता है क्या, फ्रीज। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 22 देशों से जो है 22 देश इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। कितने देश, 22 देश। अब इस बार जो है दोस्तों 3 नए देश जो है इसमें शामिल किए जा रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, और उन 3 देशों का नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना। ठीक है, एक है दोस्तों इरिट्रिया, एक है दोस्तों किरीबाती, और एक है कोसावो। ठीक है, ये तीनों नाम भी याद रखना, क्योंकि ये 3 भी जो है पहली बार जो है क्या है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहली बार जो है पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार पेरिस में क्या है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, ये भी बात याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पहली बार स्टेडियम के बाहर जो है पैरा ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया जा रहा है। दोनों बिंदु आपको याद रखना है।
फिर बात करते हैं दोस्तों भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में अगर पेरिस पैरा ओलंपिक की मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत ने यहाँ अपने 84 एथलेटिक्स को क्या है भेजा है। और यही 84 दोस्तों अगर आप देखोगे 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में है। और अगर आप टोक्यो ओलंपिक की बात करोगे तो केवल 54 हमने वहां पर पेरिस पैरा ओलंपिक में भेजा था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमने कब 2020 में कितने भेजे थे 54, ठीक है। अगर मैं यहाँ महिलाओं की बात करूं दोस्तों, तो भारत ने कितनी महिला भेजी है, महिला एथलेटिक्स कितने भेजे हैं भारत ने यहाँ पर, ये भी याद रखना दोस्तों 32, ठीक है। 32 हमने यहाँ पर अपने क्या भेजे महिला एथलेटिक्स। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करूंगा कि कितनी महिला भेजी थी, तो लगभग 14 महिला हमने उस समय भेजी थी दोस्तों, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है 32 महिलाओं का दल भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए भेजा है। इतनी बात याद समझ में रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलो कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और समझते दोस्तों भारत के कौन कौन से ऐसे एथलेटिक्स है जिस पर हमारी नजरें हैं। अगर पेरिस पैरा ओलंपिक के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले नाम याद रखना दोस्तों अवनी लखेरा। अवनी लखेरा इंपोर्टेंट नाम है और ये किस खेल से संबंधित है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अवनी लखेरा जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे प्रश्न बन सकता है। एक और व्यक्ति का नाम याद रख लो दोस्तों सुमित अंतिल। सुमित अंतिल, इन्होंने दोस्तों किसमें भाग लिया है, ये भाला फेंक में, ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। ये दो नाम तो आपको इंपोर्टेंट याद रखने ही है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और नाम याद रखना एकता भयान। एकता भयान का नाम भी भूलना मत दोस्तों, इंपोर्टेंट है एकता भयान, क्योंकि इनका खेल जो है दोस्तों थोड़ा अलग है, वो है क्लब थ्रो। किस खेल से संबंधित है ये, क्लब थ्रो से। एक और नाम याद रखना दोस्तों प्रमोद भगत। प्रमोद भगत भी इंपोर्टेंट नाम है और प्रमोद भगत जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये कुछ नाम है दोस्तों जो आपको किसके संदर्भ में याद रखने हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में। और इन्हीं खिलाड़ियों से हमें क्या है उम्मीद भी है, सभी खिलाड़ी अपना बेस्ट प्रदर्शन देंगे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से हमें क्या है मेडल मिल सकता है, ठीक है। ये कहानी है थोड़ी सी पेरिस पैरा ओलंपिक की, आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से देखना होगा, ठीक है। आगे हमारा अगला बिंदु दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आईसीजी की। आईसीजी का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात, कौन सा दोस्तों, समुद्र प्रपात, गोवा में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। किसकी उपस्थिति में दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री गोवा। गोवा के रक्षा राज्य मंत्री कौन है, पहले ये देख लीजिए दोस्तों, इनका नाम है संजय सेठ, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और 1979 में भारत के समुद्री क्षेत्र की और जो भारत के समुद्र है इनकी सुरक्षा, इनको सुरक्षा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी और 1979 में इसकी स्थापना हुई। हाल ही में दोस्तों इसका पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, ये है प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप। दोस्तों भारत जो है अब जो है हमारी टेक्नोलॉजी हम इतनी अच्छे से विस्तारित करना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। आत्मनिर्भरता की ओर हमारा यह पहला कदम है और पहला हमारा यह स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखना दोस्तों समुद्री प्रपात। अब ये करेगा क्या दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में कई बार तेल रिसाव हो जाता है, तो ऐसे तेल रिसाव की हमें क्या देगा, जानकारी देगा, और इस तरह की गतिविधियां ना बढ़े इसके लिए हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। संजय सेठ जो है यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री है गोवा के, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके द्वारा जो है इसे क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। स्वदेशी निर्मित है, तो स्वदेश रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, ये बात भी यहाँ पर आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों रिलायंस एजीएम 2024। मुकेश अंबानी ने जियो ब्रेन एआई सूट का अनावरण किया। दोस्तों जियो ब्रेन याद रखना इंपॉर्टेंट है,
अभी मुकेश अंबानी ने क्या किया, इसका अनावरण किया है। ये जियो ब्रेन करेगा क्या दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर दुनिया बढ़ रही है। आप जानते हो एआई से संबंधित सारी चीजें धीरे 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 शुरू हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जियो ने भी क्या किया है, अपनी 5G टेक्नोलॉजी जो है, अभी आपको पता होगा कि जियो ने कौन सी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, 5G। ठीक है, और इस 5G में और गुणवत्ता आए, इस 5G को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, इसीलिए एआई से लेस जियो ब्रेन को इन्होंने क्या कर दिया है, इसका लॉन्च कर दिया है। कहानी समझना दोस्तों, जो जियो है अब वो क्या करेगा, अपना 5G नेटवर्क है इसकी मॉनिटरिंग करवाएगा, किससे, जियो ब्रेन से। और वो क्या है दोस्तों, वो एआई से लेस है। और यहाँ पर इसमें क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जैसे बिजनेस से संबंधित बातें हुई, और बिजनेस के साथ साथ व्यवसाय और सारी चीजें जो है उसमें एप्लीकेशन बनाना, टेक्नोलॉजी, इन सब में इसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं रिलायंस जियो की। ठीक है दोस्तों, रिलायंस भी समझना और जियो भी समझना। ठीक है, ये है रिलायंस और ये है जियो। वैसे तो दोनों आप जानते हो, इसके बारे में तो आपको सारी जानकारी पता ही है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस जो है, धीरू भाई अंबानी, आपने नाम सुना होगा। धीरू भाई अंबानी ने इसे 1996 में इसको स्थापित किया था और इसकी शुरुआत हुई थी इस कंपनी की 1996 में। लेकिन रिलायंस जियो जियो की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 2009 में जो है, 2009 में इसकी शुरुआत करते हैं कौन, मुकेश अंबानी। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। जियो ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जियो ब्रेन क्या है, ये एआई से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, जो अपनी गतिविधियों को संचालित करने में मदद करेगा, किसको, जियो को। क्योंकि जियो ने अभी 5G टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की है, तो उसमें इसकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, साथ साथ दोस्तों व्यवसाय से संबंधित कुछ एप्लीकेशन वगैरह जो हुई, उसमें भी ये पूरी पूरी मदद करेगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति की। नियुक्ति हुई है दोस्तों, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ चुने गए। ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन भारत में 1905 के आसपास हुआ, आप जानते हो दोस्तों। और हाल ही में जो सतीश कुमार जी जो है, इन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ चुन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप एक नाम याद रखना इसमें, जिया वर्मा। जया वर्मा, क्या नाम याद रखना है आपको दोस्तों, जया वर्मा। इससे पहले जो है जया वर्मा सिन्हा जो है, वो क्या थी, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी। और वो पहली रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली महिला है, भारत की पहली महिला थी जो रेलवे बोर्ड की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। उनका स्थान लेंगे कौन अब, सतीश कुमार जी। ये है सतीश कुमार जी, और ये 1 सितंबर 2024 से इस पद पर आसीन होंगे, जो अगस्त 2025 तक रहेंगे। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये नाम याद रखना, जया वर्मा सिन्हा। इन्होंने दोस्तों पहले ऐसी महिला है भारत की ये, जिन्होंने क्या किया है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु भी आप यहाँ पर याद रखना। बात करते हैं दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नागरिकता अधिनियम सीएए के तहत 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा को भारतीय नागरिकता प्रदान की। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गोवा राज्य है, उसने सीएए के अनुसार, जो हमारा नागरिकता अधिनियम जो था, उसके अनुसार किसी पाकिस्तानी ईसाई को क्या दिया है, नागरिकता दी है। समझना पूरी कहानी दोस्तों। इनका नाम है ईसाई जोसेफ फ्रांसिस। ईसाई जोसेफ फ्रांसिस जो है 2013 से पहले पहले पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन 2013 के बाद इन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में ये निवास करने लग गए थे। ठीक है, कहानी थोड़ी सी समझना यहाँ पर दोस्तों। अभी हाल ही में इनको क्या है, नागरिकता प्रदान कर दी गई है। थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की। सीएए दोस्तों कब आया था, पहली बात समझना, आपसे अधिनियम की डायरेक्ट डेट पूछेगा दोस्तों, तो ये दिसंबर 2019 में इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों, लाया गया था। ठीक है, कब लाया था, दिसंबर 2019 में। और इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। देखो क्या था दोस्तों, इसमें जो भी व्यक्ति है जो 3 देशों में रह रहा है, वो 3 देश कौन कौन से है, देखो एक है बांग्लादेश। नाम याद रखना इन देशों के दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सीए के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद बात करते हैं अफगानिस्तान। ये है दोस्तों 3 देश। और यहाँ के कौन, गैर मुस्लिम,
जो भी गैर मुस्लिम है यहाँ के, जो इन क्षेत्रों इन देशों में क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनके लिए नागरिकता अधिनियम लाया गया था। बात समझना, जो व्यक्ति कब तक दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुका है, जिसने भारत में रहना शुरू कर दिया है, और वो मुख्य रूप से क्या हो दोस्तों, गैर मुस्लिम हो, और कहाँ कहाँ निवासी हो दोस्तों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर इन 3 देश से वो आया है और 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले वो आ चुका है दोस्तों, तो उसे भारत में क्या दी जाएगी दोस्तों, नागरिकता प्रदान की जाएगी। इंपोर्टेंट था, तीनों बिंदु इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना, कब तक दोस्तों और कब यह अधिनियम लाया गया। तो हाल ही में एक व्यक्ति है जिनका नाम है ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा, इन्हें जो है गोवा में क्या कर दिया गया है दोस्तों, इनको नागरिकता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, चलो ये कहानी तो आपको समझ में आई। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी और आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का जलावतरण करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, दूसरी दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित, मतलब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दूसरी पनडुब्बी जो है उसका जलावतरण कौन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर राजनाथ सिंह। तो कहानी थोड़ी सी समझते हैं दोस्तों पहली पनडुब्बी की। तो पहली परमाणु पनडुब्बी जो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, देखो दोस्तों थोड़ी सी कहानी समझना, अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, तो ये है आईएनएस अरिहंत, है ना, ये दूसरी हो गई। पहली थी दोस्तों आईएनएस अरिहंत, कौन सी थी, अरिहंत। अरिहंत एक संस्कृत का शब्द है दोस्तों, और अरिहंत का मतलब होता है शत्रु विनाशक। अरिहंत का मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक। और ये हमारी क्या थी, पहली पनडुब्बी थी, इतनी बात याद रखना। अब पहली पनडुब्बी कब लॉन्च हुई थी हमारी ये दोस्तों, अगर परमाणु से संबंधित में बात कर रहा हूं, परमाणु पनडुब्बी की, तो ये 2009 में किसके द्वारा दोस्तों, मनमोहन सिंह द्वारा। मनमोहन सिंह जो है हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके द्वारा जो है क्या की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। 2009 में भी कब दोस्तों, 26 जुलाई 2009 को। ये कहानी अच्छे से याद रखना। दूसरी बात, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी कौन सी दोस्तों, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, और आईएनएस अरिहंत जो है हमारी दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब मैं अगर केवल परमाणु की बात नहीं करूं और पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, पनडुब्बी की, है ना, परमाणु पनडुब्बी की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो थी दोस्तों आईएनएस शल्की। और आईएनएस शल्की जो है, इसको 1987 में लॉन्च किया गया था राजीव गांधी जी द्वारा। ठीक है, ये भी बात आप यहां पर क्या कर लेना, मेंशन कर लेना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी आईएनएस अरिहंत की। आईएनएस अरिहंत की बात समझते हैं। देखो ये क्या करेगी दोस्तों, आपने इसमें दोस्तों ये 750 किलोमीटर की रेंज की, आप जानते हो, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है दोस्तों क्या, K-15। उससे इसको क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, मतलब इसमें जो है K-15 हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है वो भर दी जाएगी। और ये क्या करेगी, बैलिस्टिक मिसाइल जो है 750 किलोमीटर की रेंज में क्या कर सकती है, वार कर सकती है। तो उससे लेस रहेगी हमारी आईएनएस अरिहंत। और ये हमारी कौन सी हो गई है, दूसरी परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी। ठीक है, कहानी समझते हैं इसकी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले बिंदु की। ईरान ने फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। दोस्तों ईरान में अभी तक किसी भी महिला को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, तो ये नाम याद रखना, फतेह मोजेरानी। इनको क्या कर दिया है दोस्तों, ईरान ने यहाँ पर सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मूल रूप से ये एक शिक्षाविद है और ईरान की कई शिक्षा संस्थाओं में इन्होंने क्या किया है दोस्तों, काम किया है। ठीक है, और हाल ही में ईरान ने इनको क्या है, पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया है। दूसरी बात समझते, ईरान की राजधानी आप जानते हैं दोस्तों, तेहरान। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कुछ बिंदु जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले बिंदु की। संन्यास, किसने लिया है संन्यास, तो इंग्लैंड के डेविड मलान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेविड मलान के बारे में आप जानते हो, यदि आप क्रिकेट प्रेमी हो तो। दोस्तों T20
2020 का अगर आपने फाइनल देखा हो, आपने वर्ल्ड कप देखा हो, तो उसमें ये व्यक्ति टॉप नंबर पे थे। मतलब पहली रैंकिंग थी 2020 में T20 प्लेयर्स में अगर देखा जाए वर्ल्ड में, तो इनकी पहली रैंकिंग थी। और हाल ही में इन्होंने दोस्तों क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है, इंग्लैंड से संबंधित है ये। ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखना। अगला है दोस्तों फान शानसान। एक नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम भूलना मत दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि यह जो है तूफान किस देश में आया, किस किस कोस्टल एरिया में आया, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर फान शानसान जो है दोस्तों 29 अगस्त को जापान के दक्षिण पश्चिमी मुख्य द्वीप क्यूशू में आया। ठीक है, याद रखना दक्षिणी पश्चिमी द्वीप क्यूशू। दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी जापान की। अब जापान दोस्तों लगभग लगभग 45-50 वहां आइलैंड है, लेकिन 4 प्रमुख आइलैंड आइलैंड में वो बटा हुआ है। कौन? जापान। देखो बात करते हैं दोस्तों हिकोड़ो, होन्शु, उसके बाद है आपका सिकोकू, और लास्ट में जो है ये आपका क्यूशू। इस क्रम में जो है, वैसे ये क्रम ऐसा है दोस्तों। ठीक है, और इसी क्रम में जो है ये आपके 4 प्रमुख वहां के क्या है, आइलैंड है। और इन आइलैंड में ये जो क्यूशू देख रहे हो आप यहाँ पर, ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कौन सा तूफान आया है दोस्तों? फान शानसान। लगभग 252 किलोमीटर प्रति हवर की रफ्तार से आया यह तूफान। लगभग 45-50 लोगों को इसने घायल भी किया है, और बहुत ही तेजी से इसमें हवाएं चल रही है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैसे तो हर साल लगभग 1000 से 1500 ऐसे तूफान है जो जापान में आते रहते हैं, लेकिन इसकी गति ज्यादा है, नुकसानदायक ज्यादा है आपको, इसलिए इसको याद रखना होगा। जापान में इतने ज्यादा तूफान क्यों आते हैं, इतनी ज्यादा वहां पर सुनामी क्यों आती है, आप जानते हो दोस्तों? क्योंकि वह प्रशांत महासागर में एक भूकंपी पेटी के अंतर्गत आता है। ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्योदय कहाँ पर होता है? जापान में होता है। जापान के लोगों की उम्र भी बहुत अधिक रहती है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है। ये येन उसकी यहाँ पर क्या है, करेंसी है, और ये एक विकसित देश है। ठीक है, कहानी तो आपको पता है। तो ये 4 नाम याद रखना, हिकोडो, होन्सु, सिकोकू और क्यूसू। तो क्यूसू में यहाँ पर क्या आया है दोस्तों? यह तूफान आया है, ये वाला रीजन। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की दोस्तों। तो हमारा अब रिवीजन शुरू करते हैं। कल हमने जो जो क्वेश्चन देखे थे उसका अच्छे से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट फास्ट में रिवीजन करवा देता हूं आपका, ताकि कल का सारा करंट अफेयर भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद जी जो है उनका जन्म हुआ था 1905 इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, और इन्हीं की याद में जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले इन इन मेजर ध्यानचंद जी ने क्या किया दोस्तों, एक खेलों में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों यदि मैं बात करूं 1928 का एमस्टर्डम का ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस में होने वाला, 1936 में जर्मन में होने वाले, इन सभी ओलंपिक खेलों में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सारी जगह इंडिया ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ये भी बात आप जानते हो। जर्मन के चांसलर हिटलर ने इन्हें अपने देश के लिए खेलने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने अपने देश को महत्व दिया, और उनका ये प्रपोजल ठुकराया भी सही। और आप जानते हो दोस्तों इन्हीं के नाम पर जो वर्तमान में एक खेलों का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जानते हो आप, मैंने सारी बातें इसमें बताई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में। पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी राशि है 25 लाख रुपए। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। सारी कहानी हमने कल देखी थी। बात करते दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कब एक पेड़ माँ के नाम या हैशटैग प्लांट फॉर मदर अभियान का आयोजन किया है? तो 29 अगस्त को यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे,
उनके द्वारा इस अभियान में फिर से जो है शुरुआत की गई और यहाँ पर इन्होंने एक पेड़ माह के अभियान का आयोजन किया। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। अगला बिंदु है दोस्तों यहाँ पर, केंद्र ने हाल ही में किसे नया एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड महानिदेशक चुना गया? तो यहाँ पर बी श्रीनिवासन को जो है इन्होंने क्या है, केंद्र में इनको चुना गया है किसके रूप में? एनएसजी के रूप में। ये 1992 के आईपीएस अधिकारी है और एनएसजी आप जानते हो दोस्तों 1984 में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे अगले बिंदु की, आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? मॉस्को में की गई। आपातकालीन समय में भारत और रूस समन्वय करके क्या करे, काम करे, इस बात को ध्यान में रखकर ये बैठक की गई थी और ये बात भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी होगी। बात करते हैं दोस्तों आईसीएआर की, किसकी? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में। और ये क्या करता है दोस्तों, क्या काम है आपका आयकर का? आयकर जो है कृषि से संबंधित शिक्षा व टेक्नोलॉजी के लिए क्या करता है, काम करता है। और हाल ही में जो है दोस्तों इसने क्या है, फिशरी डिपार्टमेंट जो है, मत्स्य पालन डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलकर क्या है, एक साझेदारी की है जिसको हमने अच्छे से यहाँ पर देखा था। ठीक है, चलो बात करते हैं किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का प्रारंभ किया गया है, ये भी हमने अच्छे से देखा था। फिर बात करते हैं दोस्तों श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नया धार्मिक सर्किट किन राज्यों के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के जो सीएम है कौन? मोहन यादव। इन दोनों ने दोस्तों मिलकर जो है क्या किया, यहाँ पर श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक सर्किट का आयोजन किया है और यह सर्किट जो है दोस्तों मथुरा से उज्जैन को क्या करेगा, जोड़ेगा, जिसमें धार्मिक गतिविधियां बढ़ेगी और दोनों राज्यों के मध्य संबंध भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। सारी बातें मैंने ये अपन ने डिस्कस करी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की, यह किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों अफ्रीका के तंजानिया में स्थित यह माउंट किलिमंजारो है। और दोस्तों एक बात और याद रखना, इनकी उम्र है 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति बच्चे बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है, इस पर फतेह हासिल की है। कहाँ है दोस्तों? ये तंजानिया में है, अफ्रीका में है और 5.895 मीटर जो है इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले बिंदु की, भारत बायोटेक ने किस मौखिक वैक्सीन का अनावरण किया? तो यहाँ पर हेजा का जो है क्या किया है, अनावरण किया है किसने? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक लिमिटेड एक कंपनी है हैदराबाद की दोस्तों और हैदराबाद में इसको 1996 में स्टैब्लिश किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर? हैदराबाद में। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि ये करती क्या है, ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर वैक्सीन बनाने का काम करती है। ठीक है, ये भी याद आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हेजा बनाएगी और हेजा के लिए इन्होंने ओरल मतलब मौखिक वैक्सीन जो है इसका निर्माण किया है। ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये हमारे बिंदु थे। हमारे आज के जितने भी टॉपिक थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे, हमने अच्छे से उनको देखा, उनकी सारी खबरों को अच्छे से देखा, प्लस स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हमने वहां पर जोड़ के देख लिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह रोज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। यदि आप रोज इस क्लास को देखोगे तो यकीन मानो आप करंट अफेयर्स में फैक्ट के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर कर पाओगे। इसके साथ साथ आपकी सोच भी दोस्तों उस टॉपिक को लेकर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों क्या है, यहाँ केवल तथ्यों पर आधारित बात नहीं करेंगे, केवल जो फैक्ट है उन पर ही बात नहीं करेंगे, एक समझ जो होनी चाहिए किसी टॉपिक को लेकर उस पर भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।